हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी मेंस का एक नया मॉडल आंसर करेंगे जो क्या है, जिसका टाइटल क्या है, पाल कला। पाल कला, इसकी सारी विशेषताएं, आलोचनाएं, क्या हुआ, कब, कैसे, क्या हुआ, सारी जानकारी लेंगे। किसके काल में गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, किसके काल में क्या हुआ। तो पाल कला का स्वरूप और विशेषताएं बतलाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है। तो पाल कला के 3 रूप थे: स्थापत्य कला और मूर्ति कला तथा चित्रकला। स्थापत्य में क्या होता है, बौद्ध प्रभाव और हिंदू प्रभाव देखेंगे। मूर्ति कला में काष्ठ और प्रस्तर मूर्ति कला शैली देखेंगे। चित्रकला में क्या, भित्ति या दीवार चित्र, और दूसरा पांडुलिपि चित्र। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा A to Z कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग भी देख रहे हैं वो क्या करें, इनका अपना नोट्स बना लें, इसको देख के, प्लस इसको बार बार रिवाइज करें। ये इतना बेस्ट हमने मॉडल आंसर दे दिया आपको, कहीं किसी और सोर्स से इस आंसर को देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या बोल रहा है, कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति के साथ ही किसी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। तो जैसा मैंने पिछले मॉडल आंसर में बता दिया था आप लोग को, जिन लोगों ने नहीं देखा पटना कला, कि 2 शब्द ये आपके होने चाहिए। पहला कि मानव की जो कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं माइंड में करता है, अमूर्त होती हैं, और ये क्या करता है, अभिव्यक्ति जो करता है वो मूर्त होती है। तो वो क्या, पेपर पे बना देता है, तो मूर्त अभिव्यक्ति हो गई। साथ ही किसी संस्कृति की मूलभूत पहचान, दूसरा ही डाल लो, 2 तथ्य डाल लो। किसी भी मॉडल आंसर कला से संबंधित है, उसका इंट्रो शुरू करना है। तो किसी भी संस्कृति की कला क्या होती है, मूलभूत पहचान होती है। इस संदर्भ में पाल कला द्वारा न सिर्फ मौर्य काल से चली आ रही समृद्धशाली कला परंपरा को निरंतरता एवं विस्तार मिला, बल्कि इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। तो इन्होंने 2 शब्द बोल दिए कि जो मौर्य काल से चली आ रही थी, मौर्य काल से जो कला परंपरा चली आ रही थी उसको निरंतरता मिली, तो होगा रिपीटेशन बहुत हो रहा है, ये एक आलोचना में भी आएगा। दूसरा क्या है, इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताओं में क्या है, अधिकांश पाल स्थापत्य क्या है, ईंट निर्मित है। हालांकि कुछ में क्या है, पत्थरों का प्रयोग भी हुआ है। तो कुछ जगह पे क्या है, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ईंटों के प्रयोग के पीछे संभवतः क्या हुआ, मैदानी इलाकों में स्थापत्य का निर्माण था, कि मैदानी इलाकों में क्या हुआ, स्थापना हुई है, स्थापत्य का निर्माण हुआ, इसलिए ईंटों का प्रयोग किया गया। पाल स्थापत्य कला अन्य कलाओं, जो अन्य कलाएं होती हैं वो भी पहले धर्म से प्रभावित थी। इसी प्रकार पाल स्थापत्य कला भी क्या है, बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से प्रभावित थी। भारतीय संदर्भ में कलाओं के प्रारंभिक विकास में बौद्ध धर्म का विशेष योगदान रहा, जो पाल कला में भी दिखता है। तो क्या है, भारत के संदर्भ में बौद्ध धर्म का महायान जो बौद्ध धर्म था, वहाँ से आपकी मूर्ति कला आई थी। तो मूर्तियों का निर्माण भी महायान बौद्ध धर्म में हुआ, तो ये मूर्ति कला, फिर चित्रकला। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय संदर्भ में कलाओं के विकास में। बौद्ध धर्म के प्रभाव से पाल कला में विभिन्न महाविहार, स्तूप तथा चैत्य निर्मित हुए। तो पाल कला में क्या हुआ, जैसे ओदनपुरी महाविहार का गोपाल निर्माण कराएगा, है ना, नालंदा का, इन सब का, नालंदा का कौन, धर्मपाल कराएगा। फिर देवपाल के शासनकाल में एक शैलेंद्र वंशी शासक होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, महाविहार भी निर्माण होंगे, स्तूप भी निर्माण होंगे, और चैत्य का निर्माण। भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए क्या हो जाएगा आपका, महाविहार। शिक्षा दीक्षा। स्तूप क्या हुआ, स्तूप के बुद्ध के प्रतीक, भगवान बुद्ध के प्रतीकों के रूप में स्तूपों का निर्माण होगा। पूजा एवं चैत्यों का संबंध क्या है, बौद्ध मंदिरों से होगा। तो चैत्य क्या होते थे, एक प्रकार के मंदिर होते थे, पूजा गृह होते थे, चैत्य जो होते थे पूजा गृह। तो इस प्रकार से सारे निर्माण आपके हो गए हैं। अब आ जाते हैं महाविहार पे। महाविहार का निर्माण किस किस ने, कौन कौन से महाविहार का निर्माण कराया। गोपाल जो था ओदनपुरी महाविहार का निर्माण कराएगा। धर्मपाल ने क्या हुआ, सोमपुरा, ये कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। और विक्रमशिला ये भागलपुर में, भागलपुर और सोमपुरा बांग्लादेश, इनका निर्माण कराएगा। तथा इसमें विक्रमशिला महाविहार क्या प्रमुख था, क्योंकि संरचनात्मक दृष्टि से। ये देखिए मैंने महाविहार का एक चित्र भी बना दिया। चारों तरफ क्या है, दीवार से घिरा हुआ है, प्रवेश द्वार, प्रवेश कर गए। यहाँ पे क्या, फिर कमरे बने हुए हैं ये सारे। फिर आपका क्या है, खुला आंगन है, ये वाला आंगन हो गया, ये बरामदा हो गया। यहाँ पे क्या, सीढ़ियाँ हैं, और सारे कमरे क्या है, खिड़की रोशनदान कमरों में थे। अब आ जाते हैं महाविहार, एक तो धर्मपाल का देख लिया, गोपाल का देख लिया। अब ये किसने बनवाया है, देवपाल के शासनकाल में। दक्षिण पूर्व एशिया का एक शैलेंद्र वंशी शासक था, जिसका नाम क्या था, बालपुत्र देव। ये क्या है, नालंदा में इसी काल में एक बौद्ध विहार निर्मित कराया गया।
जिसकी शैली पर देशी तथा विदेशी दोनों तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है। और इस टाइम पे कौन थे? देवपाल। इनसे अनुमति लेता है, ये 5 गांव इनको दान में भी देता है इसके निर्माण कराने के लिए। अब स्तूप देख लेते हैं। पाल काल में स्तूप निर्माण की परंपरा का भी एक व्यवस्थित विकास हुआ, जिसका संरचनात्मक स्वरूप क्या रहा? निम्न। तो स्तूप निर्माण परंपरा तो इनसे बहुत पहले मौर्य काल में शुरू हो गई। मौर्य काल कब शुरू हुआ था? 323 BC में। और ये काल कब शुरू हुआ है? ये हुआ 750 ईस्वी के आसपास। लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्थित स्वरूप इसका मिला है। अब स्तूप का मैंने चित्र बना दिया। तोरण मतलब एक प्रकार का गेट होता था, उसको बोलते थे तोरण। मेदी मतलब चबूतरा। ये चबूतरा जिस पे स्तूप बना है। ये जो गोलाकार होती अंडानुमा आकृति, इसको बोलते थे अंड। इसके बाद जो ये होती थी लाइन सी, एक लकड़ी की सीधी खंबा, उसको बोलते थे यष्टि। इस पे 3 लाइनें होती थी जिसको छत बोलते थे। ये प्रतीक थे श्रद्धा, सम्मान, उदारता। एक और देख लो, चारों तरफ से घिरी हुई होती थी तो वेदिका बोल देते थे उसको, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक रहती थी पवित्र, वो बुद्ध से संबंधित पवित्र वस्तुएं रहती थी इसमें, इसको बोलते थे हर्मिका। तो ये आपका स्तूप हो गया, इसका चित्र बना सकते हो, आराम से लिख सकते हो। अब चैत्य आ जाते हैं। चैत्य पहले से चली आ रही परंपरा का ही अनुसरण था। मतलब चैत्य जो बन रहे थे ना, तो जो पहले से बन रहे थे उसी का ही अनुसरण किया, इसमें इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया चैत्रों में, ठीक है। और इस प्रकार से ये चैत्य बनते थे। बुद्ध का जो मूर्ति स्थल होता था वो सबसे आखिरी में होता था, और यहाँ पे आके लोग पूजा करते थे। ये प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ पे आज भी होता है कि लोग जाके प्रदक्षिणा करते हैं। अब हिंदू धर्म से संबंधित स्थापत्य देख लो। गया स्थित विष्णुपद मंदिर। गया में क्या है? विष्णुपद मंदिर बना है। और कहलगांव भागलपुर में कौन सा मंदिर बना है? यहाँ पे भी एक मंदिर बना हुआ है, कहलगांव भागलपुर। तो ये 2 मंदिर इन्होंने किससे? हिंदू धर्म से प्रभावित होकर बनवाए थे। विष्णुपद मंदिर की कुछ मैंने विशेषताएं बता दी। 30 मीटर चौड़ा है, विशिष्ट अर्धमंडप है, अष्टभुजीय स्तंभ संरचना है। और उत्तर भारत में जो भी शैली मिलेगी वो आपको नागर शैली ही मिलेगी। उड़ीसा चले जाओगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नागर शैली में ही, जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर वगैरह। और फिर जब आप मध्य में चले जाओगे तो आपकी बेसर मिलेगी, और लास्ट में मिलेगी आपको द्रविड़ शैली। पाल मूर्ति कला देख लेते हैं। पाल मूर्ति कला के विभिन्न, देखो पाल में क्या है? पत्थर की मूर्तियाँ बनी थी और दूसरी कांस्य की। तो इसकी अलग शैली थी, इसकी अलग, उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। पाल कला के विभिन्न रूपों में पाल मूर्ति कला का विशेष स्थान है। इस काल में बनी कांस्य मूर्तियों को न केवल हड़प्पा कालीन, अब देखो ये क्वेश्चन कितना वो बना दिया है जोड़ के, कि एक हड़प्पा कांस्य मूर्तियाँ कहाँ शुरुआत हुई? हड़प्पा से। नर्तकी की मूर्ति मिली है कांस्य की मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो, तो उससे भी जोड़ दिया गया। मोहनजोदड़ो से जोड़ेंगे, आगे चल के चोल कालीन जो नटराज की मूर्ति है उससे भी जोड़ेंगे। तो हड़प्पा कालीन कांस्य मूर्ति कला परंपरा से जोड़ा जा सकता है, बल्कि इसके कलात्मक सौंदर्य की तुलना समकालीन चोल कांस्य मूर्तियों से भी की जा सकती है। चोल काल में क्या नटराज की मूर्तियाँ सबसे उत्कृष्ट मानी जाती हैं। इससे आपका आंसर ना बहुत वर्सेटाइल बन जाता है। अब कांस्य निर्मित मूर्ति, पत्थर निर्मित बात कर चुका हूँ, तो कांस्य निर्मित मूर्तियों की विशेषताएं देख लो क्या थी। ये मूर्तियाँ बिहार के नालंदा, कुकरीहार, गया, सुल्तानगंज आदि स्थानों से प्राप्त हुई। इसके प्रवर्तक देखो, गोपाल के समय में था धीमन, और धर्मपाल के समय में था बितपाल, ठीक है। तो इसके निर्माण में धीमन तथा उसके पुत्र बितपाल जैसे मूर्तिकारों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो पाल समकालीन नालंदा निवासी थे। कांस्य मूर्तियों का निर्माण सांचों की सहायता से किया जाता था, जिसमें ढलुआ पद्धति, मतलब ढलुआ सांचे में ढाल के कांस्य मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो ये बोल सकते हो ढलुआ किस्म की मूर्तियाँ थी, ढलुआ मूर्तियाँ। सिंपल है, आज भी होता है कांस्य मूर्तियों के इसी तरह। इन मूर्तियों को काफ़ी अलंकरण इसमें बहुत ज़्यादा था। देखो जो मैंने पटना कलम बताया था वहाँ पे अलंकरण कम था, पृष्ठभूमि कम थी, लेकिन यहाँ पे अलंकरण बहुत ज़्यादा होगा। इन मूर्तियों पर धार्मिक प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। देखो इन मूर्तियों पे क्या धार्मिक प्रभाव भी देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म में किसकी मूर्तियाँ मिली हैं? बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, तारा, मंजूश्री, मैत्री, इन सब की मूर्तियाँ मिली। ये सब याद मतलब लिख लेना, बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय और तारा, बुद्ध की मूर्तियाँ मिली। वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म में क्या विष्णु और बलराम की मूर्तियाँ मिली, मतलब शैव की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। भगवान शिव की मूर्तियाँ पाल काल में नहीं मिली हैं, ठीक है।
आगे आ जाते पत्थर निर्मित मूर्तियों की विशेषताएं देख लो। ये मूर्तियां क्या है, काले और बेसाल्ट पत्थर से निर्मित थी, जो मुंगेर और संथाल परगना यहाँ से पत्थर ही मंगाए गए थे, जो काले बेसाल्ट पत्थर हैं। तो इनकी सारी ना 6 विशेषताएं दोनों मूर्ति की निकली, स्तूप की, चैत्य की, बिहार की, सब चीज़ आ जाएगा आपका। पांडुलिपि चित्रकला आगे आएगी। ये मूर्तियाँ हस्तनिर्मित हैं। इन मूर्तियों में क्या है ना, पिछला भाग हमेशा सपाट होता था, केवल अगला भाग बना देते थे। तो यही लिखा है, इन मूर्तियों में शरीर के अग्र भाग का ही अंकन है, पृष्ठभाग सपाट है। कांसे की तरह प्रस्तर मूर्तियां भी क्या अलंकृत है, तो वो अलंकृत थी, ये भी। दो चीज़ें तो कॉमन हो गई जो कांसे में और पत्थर में। कांसे में भी अलंकरण की प्रधानता थी, यहाँ पे भी मिलेगी। यहाँ पे भी धार्मिक प्रभाव है, वहाँ पे भी धार्मिक प्रभाव था। अगला आ जाते हैं, कांसे तथा प्रस्तर मूर्तियों के अतिरिक्त मृण मूर्तियाँ क्या होती हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ। मिट्टी, और पका दो मिट्टी को तो उसको बोलते हैं टेराकोटा। टेराकोटा किसको बोलते हैं, पक्की मिट्टी। ठीक है। तो कांसे तथा प्रस्तर मूर्तियों के अतिरिक्त मृण मूर्तियाँ तथा मृदभांड आदि भी निर्मित हुए। मृण मूर्तियों का प्रयोग मुख्यतः सजावट हेतु होता था। तो मृण मूर्तियों का प्रयोग किस लिए, और मुख्यतः सजावट हेतु। अब पाल चित्रकला देख लेते हैं। दो प्रकार की थी, एक पांडुलिपि चित्रकला, पांडुलिपि मतलब लघु चित्र, कागज वगैरह पे लघु चित्र, कागज, अखबार, छोटे चित्र। और दूसरी चित्रकला भित्ति या दीवार चित्रकला। तो पांडुलिपि चित्र देख लेते हैं। ऐसे चित्र मुख्यतः ताड़पत्रों पर मिलते हैं। अधिकांश पांडुलिपि चित्र नालंदा महाविहार से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है। मुख्यतः ऐसे चित्र पाल काल में कहाँ, ताड़पत्रों पे लिखे गए। उस टाइम कागज वगैरह तो चलता नहीं था, तो कहाँ, ताड़पत्रों पे। और अधिकांश चित्र जो है नालंदा महाविहार से ही संबंधित माने जाते हैं। यहाँ पे क्या होते थे कि बौद्ध भिक्षु रहते थे, उन्होंने ही बनाए थे। आगे चल के वो ना दुनिया के अलग अलग देशों में ले गए, तो वो चित्र बाहर भी फैले। तो आगे चलकर नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इन चित्रों को क्या बाहर ले जाया गया। अगला पॉइंट, इन चित्रों को लघु चित्रों की श्रेणी में रखा जाता है। पांडुलिपि है तो लघु चित्र अपने आप होगा। मुख्यतः गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है, लाल तथा काले। तो ये ध्यान रखना, मुख्यतः लाल और काले जैसे गहरे रंगों का ही प्रयोग। अब प्रमुख उदाहरण देखो, ये एस्टा फैक्ट्स हो गए, मतलब ऑलरेडी ये जहाँ से आंसर लिखा गया है वहाँ पे 24 मार्क्स इसमें मिले थे। और 24 मार्क्स मिलने के बाद ये चीज़ें थी नहीं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। अब सोचो ये आंसर कितना बेस्ट बन गया। तो प्रमुख उदाहरण देख लो। अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता, ये क्या है, एक चित्र है। ये दोनों चित्र दो है, एक पंचरक्ष है, पहला है अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता। दोनों आपको लंदन संग्रहालय में मिलेंगे। क्या था इसमें कि लंदन संग्रहालय में स्थित ये संग्रहित है। इस पर बौद्ध तांत्रिक, जो बौद्ध धर्म है उसका तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है इन पे। साथ ही इस पर नेपाल और बर्मा से में प्रचलित बौद्ध मान्यताओं को भी देखा जा सकता है। नेपाल में भी बौद्ध धर्म है, आपका हिंदू है मेनली, तो वैसे बौद्ध धर्म में। और बर्मा में भी कुछ बौद्ध धर्म, बर्मा तो पूरा बौद्ध धर्म से संबंधित है, म्यांमार जो है। तो बर्मा में प्रचलित बौद्ध मान्यताओं का क्या प्रभाव देखा जा सकता है, किस पे, अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता। पंचरक्ष देख लेते हैं। ये चित्रों के नाम एकदम लिख लेना। यह पांडुलिपि चित्र भी बौद्ध धर्म एवं दर्शन से संबंधित है। वर्तमान में जो लंदन पुस्तकालय है वहाँ पे ये क्या है, संग्रहित है। भित्ति चित्र या दीवार चित्र देख लेते हैं। इन चित्रों को क्या है, पहले से जो परंपरा चली आ रही थी उसी का ही अनुसरण किया गया। अजंता या बाघ गुफाओं में जो चित्रकला परंपरा है उससे इनको जोड़ के देखा जा सकता है। तो जो मैंने काष्ठ मूर्ति कला को कहाँ से जोड़ा था, हड़प्पा और चोल काल से। तो इन चित्रों को कहाँ से जोड़ लिया, भित्ति चित्र को अजंता और बाघ गुफाओं से। तो ये ध्यान रखना। अगला, इन चित्रों के विशिष्ट उदाहरण कहाँ से मिलते हैं, नालंदा स्थित सराय टीला, यहीं से प्राप्त हुए। इन चित्रों पे मानव, पशु, फूल पत्ती आदि का ज्यामिति पद्धति से चित्रण हुआ है ना। और ये ज्यामिति पद्धति आपकी कहाँ मिलती है, तो देखो कितना इतनी कनेक्टिविटी बना दोगे, आपका कुछ आंसर ना बाकियों से बहुत बेस्ट हो जाए, चाहे वो टॉपर क्यों ना लिख रहा हूँ। तो इन चित्रों के विशिष्ट उदाहरण कहाँ से, नालंदा स्थित सराय टीला से मिले हैं। और चित्रों पे मानव, पशु, फूल पत्ती और ज्यामिति पद्धति से चित्रण हुआ है। और ज्यामिति पद्धति से चित्रण कहाँ भी होता है, मधुबनी चित्रकला में। इन चित्रों में भी गहरे रंगों का विशेष प्रयोग हुआ है। ठीक है। जो लघु चित्र थे वहाँ पे भी गहरे रंगों का प्रयोग हुआ, यहाँ पे भी गहरे रंगों का। अब समीक्षा ले लेते हैं।
उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस काल में कला के प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ। जैसे महाविहारों के निर्माण की परंपरा पहले से ज़्यादा व्यापक हुई। मूर्ति कला विशेषतः काष्ठ मूर्तियों की तुलना समकालीन चोलकालीन नटराज मूर्तियों से की जाती है। मतलब विकास एकदम उच्च स्तर पर था। लेकिन इसमें क्या है, कुछ इसकी आलोचना भी की गई, तो वो आलोचना देख लो। पुनरावृत्ति दोष, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चित्रकला मूर्तिकला स्थापत्य कला आदि में पूर्व से प्रचलित तत्वों का ही दोहराव है, इसमें कुछ नई खोज नहीं हुई है। तो नवीनता का अभाव। अत्यधिक अलंकरण, वहाँ पे अलंकरण कम था तो भी आलोचना हो रही थी पटना कलम में, है ना। यहाँ पे अलंकरण ज़्यादा है तो भी आलोचना हो रही। तो ये तो लिखने के बहाने खोजे जाते हैं, क्या लिख सको। तो पाल मूर्ति कला में अत्यधिक अलंकरण है, तो जिससे क्या होगा, कृत्रिमता का ज़्यादा बोध होगा और सहज सौंदर्य का अभाव दिखेगा। और मूर्तियों के केवल अग्रभाग का ही चित्रांकन है। जैसा बताया, पिछला भाग क्या होता था, सपाट होता था। यहाँ पे आपका ये मॉडल आंसर समाप्त होता है। आगे चल के हम आपके कम से कम नहीं तो सारे मॉडल आंसर देने वाले हैं। जितने भी मॉडल आंसर आपके बन सकते हैं वो सारे GS1 GS2 के देंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को पूरा दे देंगे मॉडल आंसर। ऑलरेडी GS रिवॉल्यूशन पर जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं उनके कम से कम नहीं तो 10 से 12 मॉडल आंसर पढ़े हैं, वो जाके वहाँ पे देखें। पॉलिटी के सारे वीडियोज़ पढ़े हैं, वो जाके देखें वहाँ पे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।